हिंदी साहित्य इतिहास के नामकरण और काल विभाजन पर बात करने के लिए मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं जिज्ञासा द थर्ड आई में। हिंदी साहित्य के इतिहास में अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ विद्वानों ने इसे कुछ विशिष्ट कालखंडों में विभाजित किया है। काल विभाजन से साहित्य की मुख्य धाराओं के विषय बोध में वैज्ञानिकता और सैद्धांतिकता गंभीरता का पुट आ जाता है। सामान्यतः किसी भी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कृति, कर्ता, पद्धति, शैली तथा विषय के आधार पर किया जाता है। जब किसी काल में प्रवृत्ति का मुख्य आधार नहीं मिलता तो उस युग के सबसे अधिक महत्वपूर्ण साहित्यकार के नाम से उस संपूर्ण कालखंड की साहित्यिक विशेषताओं को जानने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही यदि कोई विशिष्ट घटना होती है जैसे बड़ी क्रांति या विद्रोह जिसका साहित्य पर प्रभाव पड़ा हो तो इसके आधार पर भी नामकरण किया जाता है। काल विभाजन के लिए यदि कोई विशिष्ट आधार नहीं मिलता तब समग्र काल को आदि, मध्य और आधुनिक काल में विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार का काल विभाजन पर्याप्त रूप से प्रचलित है परंतु यह वैज्ञानिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए 4 पद्धतियों का सहारा लिया जाता है। पहली पद्धति के अनुसार संपूर्ण इतिहास का विभाजन 4 युगों या कालखंडों में किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। दूसरी पद्धति के अनुसार केवल 3 युग हैं: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तीसरी पद्धति साहित्य का विभाजन विधाक्रम से करती है। यह पद्धति साहित्य शास्त्र के लिए तो अनुकूल है किंतु साहित्य इतिहास लेखन के लिए इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। चौथी पद्धति है जो शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही यथार्थ एवं वास्तविक स्वीकार करती है। क्योंकि साहित्य के इतिहास में युग चेतना और साहित्य चेतना का अनिवार्य योग रहता है, अतः साहित्य के विभाजन में भी ऐतिहासिक कालक्रम और साहित्यिक विधा दोनों का आधार ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है। इस समन्वय पद्धति को स्वीकार कर लेने पर हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या का बहुत कुछ समाधान हो जाता है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकारों गारसा दत्तासी तथा शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। सर्वप्रथम डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अव्यवस्थित ढंग से हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रम देने का प्रयास किया था। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 11 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया है: चारण काल 700 से 1400 ईस्वी, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जयसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इसे काल विभाजन कहना उचित नहीं है। वास्तव में ये विभिन्न अध्यायों के केवल शीर्षक मात्र का अनुभव कराते हैं, न कि काल विभाजन का। इसके पश्चात मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। उनके द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन निम्नवत है: आरंभिक काल 600 से 1444 विक्रमी, दूसरा मध्यकाल 1445 से 1680 विक्रमी, तीसरा अलंकृत काल 1681 से 1889 1889 विक्रमी, चौथा परवर्ती काल 1890 से 1925 विक्रमी, पांचवा वर्तमान काल 1926 से अद्यावधि तक। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन से कहीं अधिक प्रौढ़, विकसित तथा तर्कसंगत है, परंतु इनका काल विभाजन भी वैज्ञानिक नहीं है और नामकरण में एकता का अभाव है। साथ ही अलंकृत काल साहित्य की अंतः प्रवृत्ति का द्योतक तो है किंतु साहित्य के संपूर्ण कालखंड का नहीं। साथ ही शेष नाम साहित्य की विकास अवस्था के द्योतक हैं। आदिकाल का प्रारंभ संवत 600 से मानकर इन्होंने अपभ्रंश भाषा के साहित्य को भी हिंदी भाषा के साहित्य में सम्मिलित कर दिया है, जो तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। अगला नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वोच्च एवं महत्वपूर्ण स्थान रामचंद्र शुक्ल और उनके हिंदी साहित्य इतिहास का है। आचार्य शुक्ल ने अपने परवर्ती इतिहासकारों के कालक्रम तथा गुण दोषों पर दृष्टि रखते हुए काल विभाजन एवं नामकरण किया था तथा नामकरण में काव्य की प्रवृत्ति विशेष पर बल दिया।
आचार्य शुक्ल की दृष्टि वैज्ञानिक तथा विकासवादी रही है। उनके अनुसार काल विभाजन निम्नवत है। वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 विक्रमी। पूर्व मध्यकाल संवत 1375 से 1700 विक्रमी। उत्तर मध्यकाल संवत 1700 से 1900 विक्रमी। गद्यकाल संवत 1900 से अब तक। आचार्य शुक्ल ने संपूर्ण भक्ति काल को शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार प्रदान किया। अपने इतिहास में शुक्ल जी ने कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी कृतियों के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। इस परंपरा में बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा किया गया काल विभाजन भी उल्लेखनीय है। इनके द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार से है। वीरगाथा का युग संवत 1000 से 1400 तक। भक्ति का युग संवत 1400 से 1700 तक। रीति ग्रंथों का युग संवत 1700 से 1900 तक। नवीन विकास का युग संवत 1900 से अब तक। यह नामकरण आचार्य शुक्ल के नामकरण से कुछ अधिक भिन्नता नहीं रखता। अगला नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में हिंदी साहित्य के नामकरण और काल विभाजन का प्रयास किया है। इनके द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार से है। पहला, संधि काल संवत 750 से 1000 विक्रमी। दूसरा, चारण काल संवत 1000 से 1375 विक्रमी। तीसरा, भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रमी। चौथा, कला काल संवत 1700 से 1900 विक्रमी। पांचवा, प्रबुद्ध काल संवत 1900 से अब तक। अगला नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य द्विवेदी ने युगीन परिस्थितियों को नकार कर परंपरा पर विशेष बल दिया। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास की पूर्व परंपराओं के अनुसंधान तथा उनकी सहानुभूतिपूर्ण तथा तथ्य व्याख्या की है। उनका काल विभाजन और इतिहास की रूपरेखा निम्न प्रकार की है। आदिकाल सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल सन 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल सन 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। आधुनिक काल सन 1900 ईस्वी से अब तक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को ही स्वीकार किया है, पर संवत के स्थान पर ईस्वी सन का प्रयोग कर इन्होंने काल विभाजन को और भी व्यवस्थित तथा सरल बना दिया है। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी ने पूरी शताब्दी को काल विभाजन का आधार बनाया है और शुक्ल जी द्वारा दिए गए वीरगाथा काल नाम की अपेक्षा इन्होंने आदिकाल नाम का प्रयोग किया है। अगला नाम है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में हिंदी साहित्य के काल विभाजन का अनुमोदन किया है। उनका काल विभाजन इस प्रकार से है। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल 1857 ईस्वी से अब तक। इस परंपरा में अगला नाम है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा और राहुल सांस्कृतायन के समान हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं शताब्दी के मध्य से मानते हैं। साथ ही वे काल निर्धारण में पूरी शताब्दी का प्रयोग करते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन तथा नामकरण इस प्रकार से किया है। आदिकाल 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। भक्ति काल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। चौथा, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। इसके अतिरिक्त डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को भी कई भागों में बांटा है। पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग भी कहते हैं, संवत 1877 से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल, ये जिसे द्विवेदी काल भी कहते हैं, संवत 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावाद काल, संवत 1918 से 1938 ईस्वी तक। इसके बाद छायावादोत्तर काल को भी डॉक्टर नगेंद्र ने दो भागों में बांटा है। पहला, प्रगति प्रयोग काल, संवत 1938 से 1953 ईस्वी तक। और नवलेखन काल, संवत 1953 ईस्वी से अब तक। वर्तमान काल में सबसे व्यवस्थित काल निर्धारण यदि किसी का है तो वह डॉक्टर नगेंद्र का ही है, किंतु नगेंद्र भी आचार्य शुक्ल की का काफी कुछ अनुसरण करते हैं।
इस संपूर्ण तर्क को आधार बनाकर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन तथा नामकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। आदिकाल 1050 से 1350 ईस्वी, भक्तिकाल 1350 से 1650 ईस्वी, रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी, आधुनिक काल 1850 से अब तक। इसके बाद आधुनिक काल को भी विभिन्न धाराओं में बांटा जा सकता है, जिसका काल निर्धारण किसी और वीडियो में करेंगे। पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग कहते हैं, जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी युग, छायावाद काल और छायावादोत्तर काल। कई विद्वानों ने छायावादोत्तर काल को भी कई भागों में विभक्त किया है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, अकविता और नवलेखन काल। समाज की स्थितियों में परिवर्तन आने के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन आना अनिवार्य है। समाज की स्थितियों में परिवर्तन को कालखंडों में विभक्त करके देखा जाता है। अतः साहित्य की विभिन्न धाराओं के अध्ययन के लिए भी उसे विभिन्न कालखंडों में विभक्त करना आवश्यक हो जाता है। वस्तुतः काल विभाजन और उसके नामकरण से साहित्य के विकास की दिशा, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों, विभिन्न परिवर्तनों और मोड़ों का पता चलता है। इसके माध्यम से हम साहित्य विशेष की बदलती प्रवृत्तियों को समझ पाते हैं और उनका मूल्यांकन कर पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आप इस जानकारी को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जिज्ञासा द थर्ड आई के ब्लॉग पेज पर विजिट करें, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।